हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आपने कहीं न कहीं जानवरों को या एनिमल्स को देखा होगा, खासकर वाइल्ड एनिमल, या पिक्चर में देखा होगा या टीवी में देखा होगा, कहीं पर भी। तो आज हम एक ऐसी पॉइंट करने जा रहे हैं जो हमें एनिमल को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताता है। लेट्स सी। पॉइंट का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, written by Carolyn Wells. How to tell wild animals, written by Carolyn Wells. इस कविता में पोइट जो है वो बताती हैं कि किस तरह से कौन सा तरीका है हमें आइडेंटिफाई करना है, किसको, एनिमल्स को। देखते हैं, सबसे पहले हम इस पोइम में थोड़ा पोइट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर कैरोलिन बेल्स जो पोइट है, अमेरिकन पोइट है। 1862 में इनका बर्थ हुआ था और 1942 में ये डेथ हो गई थी इनकी। और इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं, एटलीस्ट 140 बुक्स के आसपास ये बुक्स लिख चुकी थी। काफ़ी फेमस ये अमेरिकन पोइट रह चुकी हैं। तो हम देखते हैं कि इस पोइम में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल पोइम में कैरोलिन बेल्स जो पोइट हैं वो क्या कहना चाहती हैं। इस पोइम में उन्होंने काफ़ी मॉकिंगली या सटायर यूज़ किया है, व्यंग्य यूज़ किया है, एक ह्यूमरस पोइम इसको बनाया है कि किस तरह से हम जानवरों को पहचान सकते हैं, कौन सा वो तरीका है, या किस तरह से हम जान सकते हैं कि कौन सा जानवर, क्या नाम है उसका। तो इस तरह से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। दिस humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. इस पोइम में पोइट एक ह्यूमरस तरीका या सुजेस्ट करते हैं, वे डेंजरस तरीके बताते हैं कि किस तरह से हम एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर जानवरों के बारे में जानना है तो उन्होंने, पोइट ने जो तरीका बताया है बहुत ही डेंजरस है। एक ह्यूमरस वे में हमें उन्होंने इस पोइम के अंदर रूल्स बताए हैं, आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया है। अब इस पोइम को हम जोर से रीड करेंगे और रिदम में इसको रीड करते हैं। इस स्टैंजा में यहाँ पर वर्ड मीनिंग देखते हैं, सिनोनिम देखते हैं। ह्यूमरस, सुजेस्ट, डेंजरस, आइडेंटिफाई, रिदम। इन वर्ड्स के हम सिनोनिम देखते हैं। ह्यूमरस, एंटिक, chucklesome, comic, risible, funny, hilarious, ludicrous, ridiculous, dangerous, risky, parlous, unsafe, venturesome, dreadful, hazardous, jeopardizing, threatening. Suggest, allude, hint, imply, infer, insinuate, indicate, identify, distinguish, finger, pinpoint, diagnose, recognize, discern, पहचानना। rhythm, melody, swing, magnified, timbre, cadence, ताल, लय। If ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you, you are dying. You'll know it is Asian lion. If ever you should go by chance, suddenly, accidentally. Tawny, yellowish brown, roar, loud sound of lion, dying, death.
ending the life, ever, forever, always, eternally, everlasting, permanently, perpetually, by chance, accidentally, suddenly, fortuitously, coincidentally, unintentionally, अचानक, tawny, yellowish brown, golden, blonde, fair, flaxen, sandy, straw, गहरा पीला, beast, animal, fiend, knave, brute, savage, scapegrace, roar, clamor, howl, hubbub, hue and cry, tumult, vociferation. अब हम पोइम की फर्स्ट स्टैंजा की डिस्क्रिप्शन में आते हैं। डिस्क्राइब करते हैं, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। पोइट कह रही हैं कि अगर आप बाय चांस, अचानक, एक्सीडेंटली कभी ईस्ट की ओर जाओ और जंगलों में जाओ, ईस्ट के जो जंगल हैं उसमें अगर आप कभी जाओगे, देन व्हाट विल यू सी, क्या देखोगे आप? एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, अगर उन जंगलों में और आगे जाओगे और आपके सामने क्या होगा? अ लार्ज एंड टॉयनी बीस्ट, और आपके सामने उन ईस्ट की जंगलों में किसको देखोगे? लार्ज, एक बड़ा सा, ह्यूज, टॉयनी बीस्ट, गहरे पीले रंग का एक एनिमल देखोगे, एक जानवर देखोगे, बीस्ट देखोगे। कहाँ पर? जब आप जंगल में जाओगे, ईस्ट के जंगलों में जाओगे। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग। अब यहाँ पर पोइट कहती हैं कि जैसे ही आप पर वो दहाड़ेगा, जोर से चिल्लाएगा, दहाड़ मारेगा, तो आप उसकी दहाड़ सुनकर मानो जैसे मर ही जाओगे। मतलब उसकी आवाज, उसकी दहाड़ इतनी ड्रेडफुल है, इतनी भयानक है कि आप उसकी दहाड़ सुनकर डर जाओगे और मर जाओगे, मर ही जाओगे। मतलब यू विल नो इट इज द एशियन लायन, और तब जाके आपको जानकारी मिलेगी, तब आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, रिकॉग्नाइज कर पाओगे। किसको? जो आपके सामने टॉयनी लार्ज एनिमल बीस्ट है, जो जंगलों में रहता है, ईस्ट के जंगलों में रहता है। कौन सा है वो? एशियन लायन है। अब यहाँ पर जो पोइट है वो ना केवल हमें ये आइडेंटिफाई करने का तरीका बताती हैं, एक खतरनाक तरीका, और ह्यूमरस भी है, क्योंकि शायद ही कोई इस तरीके को अपनाएगा किसी एनिमल को, खासकर ड्रेडफुल, भयानक एनिमल को जानने का तरीका अपनाएगा नहीं। अब इसीलिए ह्यूमरस वे में हम इसको करते हैं और मज़ा लेते हैं। और साथ में पोइट यहाँ पर क्या करती हैं, तरीका बताने के अलावा हमें उन स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लेसेस की नॉलेज भी दे रही हैं जो जहाँ एनिमल से रिलेटेड है। जो जगह, जिस जगह पर एनिमल रहते हैं, वो कौन कौन सी जगह है, स्पेशली पर्टिकुलर कौन सा प्लेस किस एनिमल के लिए फेमस है, उसकी जानकारी भी इस पोइम में आपको दे रहे हैं पोइट। इस फर्स्ट स्टैंजा में हमने लॉइन के बारे में देखा कि पोइट है, लॉइन को अगर जानना है तो कहाँ पर जाना पड़ेगा? ईस्ट के जंगल में जाना पड़ेगा। और जब आप जाओगे तो आपके सामने, अपने सामने क्या देखोगे? इन फ्रंट ऑफ, एडवांस मीन्स इन फ्रंट ऑफ, आप किसको देखोगे? एक बड़े से गहरे पीले रंग के एक एनिमल को देखोगे, और आपके ऊपर वो जोर से दहाड़ेगा, जिसकी दहाड़ सुनकर आप मानो मर ही जाएंगे। और वो तब आपको मालूम पड़ेगा, जानकारी होगी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज आपको मिलेगा कि कौन सा एनिमल है। इट विल एशियन लॉइन, एशियाटिक लॉइन आप देखोगे अपने सामने। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे
पास पोइट क्या जानकारी देते हैं? Or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. These simple rules may help you learn the Bengal tiger to discern word meanings: roaming, wandering, nomad, ghumantu, greets, welcome, beast, animal, ground, background, discern, to identify, recognize, पहचानना, drift, prowl, ramble, ambulant, stroll, meander, घूमना, घुमक्कड़, discern, identify, diagnose, make out, perceive, SP, describe, पहचानना, जानना, greet, to acknowledge, chat, speak to, talk to, hail, accost, salute, welcome, स्वागत करना, किसी के लिए अच्छे शब्द कहना, किसी के स्वागत में, राउंड, रोटेट, gyrate, whirl, flank, ham, surrounding, spin, circle, vigor, stripes, bar, ribbon, border, strike, striation, fillet, decoration, layer, पट्टियाँ, धारियाँ, noble, gentleman, kind, patrician, aristocrat, silk, stocking, countess. पॉइंट कहती हैं यहाँ पर, अगर आप कहीं घूम रहे हो, वॉन्डरिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो और साथ में आपको एक वाइल्ड, नोबल, रॉयल जंगली जानवर मिलता है और वो आपको वेलकम करता है, ग्रीट करता है और उसके ऊपर विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, बोलती हैं पोइट कि उसकी येलो ग्राउंड मतलब येलो स्किन पर, येलो बैकग्राउंड पर ब्लैक सी पट्टियां हैं, तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा एनिमल है, कि उसके येलो ग्राउंड मतलब येलो स्किन के ऊपर ब्लैक पट्टियां हैं, स्ट्राइप्स हैं, रिबन्स हैं. जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू. और लेकिन हमें ये भी नोटिस रखना पड़ेगा, वो सामने है, वो हमें ईट भी कर सकता है, खा भी सकता है, हमें अपना निवाला भी बना सकता है. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न. तो यहाँ पर सेटाइर कर रही हैं, हंस रही हैं, मजाकिया तौर पे यहाँ पर पॉइंट कह रही हैं कि बहुत ही सिंपल रूल है, जब वो आपको खाने वाला होगा तब आप जानोगे. इस चीज से, इस रूल से हेल्प आपको मिल जाती है. क्या हेल्प मिल जाती है? लर्न करने का, जानने का, एक्नॉलेज होने का हेल्प मिल जाती है कि वो कौन है, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. तब हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. डिसर्न मीन्स आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज, डायग्नोज. उसको हम रिकॉग्नाइज कर देते हैं, वो कौन होगा, बंगाल टाइगर होगा. यहाँ पर पॉइंट क्या कहती हैं कि जो टाइगर हैं वो कहाँ मिलते हैं, बंगाल टाइगर बहुत ही ब्रेव, बहुत ही हट्टे कट्टे होते हैं. तो ये पॉइंट यहाँ कह रही है कि जो टाइगर हमें दिख रहा होगा वो कौन सा होगा, बंगाल टाइगर. इस स्टैंजा में पॉइंट बड़े ही ह्यूमरस वे में कहती हैं कि जब वो हमारे सामने होगा बंगाल टाइगर, तो वो हमें वेलकम करेगा, ग्रीट करेगा. मतलब कहाँ, किसके लिए ग्रीट करेगा, बिल्कुल स्वागत करेगा और हमें क्या करेगा, खा जाएगा. इस तरह से जब वो हमें खा रहा होगा तो हमें नॉलेज हो जाता है, एक्वेंटेड हो जाते हैं, हम पहचान जाते हैं, डिसर्न हो जाते हैं, किससे, बंगाल टाइगर से.
If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He'll only leap and leap again. इस स्टैंजा के वर्ड्स करते हैं पहले. स्ट्रोलिंग वॉन्डरिंग घूमना, फोर्थ फॉरवर्ड आगे, बीस्ट एनिमल, व्यू नजारा, हाइड स्टॉर स्कल्क खाल, स्पॉट्स डॉट्स, पेपर्ड डिस्पर्स, स्प्रेड बिखेरना, लीप लेफ्ट, लेफ्ट मीन लेफ्ट इज हियर, लीप लेफ्ट लेफ्ट, लीप मीन जंप करना, उछलना, कूदना. यहाँ पर स्पेलिंग पोइट ने गलत दे रखी है. ELEAPT, LEA को यहाँ पर मिस किया है पोइट ने. क्यों? क्योंकि कविता लिखते हुए कवि को पोइटिक लाइसेंस मिल जाता है. किसके लिए? कविता में किसी भी तरह चेंजिंग के लिए, अच्छे से रिदम के लिए स्पेलिंग की चेंजेस या फिर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो ना करना, इसे कहते हैं पोएटिक लाइसेंस. क्यों? ताकि पोइम में पोइट अपने रिदम को या म्यूजिकल सॉन्ग को डाल पाए. इसीलिए स्पेलिंग में कई बार कवि क्या करता है, उसमें चेंजेस लाता है, उसकी स्पेलिंग में या उसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर में. ओके, लेट्स सी. लेपर्ड तेंदुआ, लेपर्ड तेंदुआ, रोअर दहाड़ना, लीप उछलना कूदना, इट विल, इसको यहाँ पर इट विल, जैसे इट विल मीन्स यहाँ पर इट विल है. यहाँ 17th सेंचुरी या ओल्ड इंग्लिश में इसको इट विल को टी और विल लिखते हैं, तो इसीलिए इसको रीड करते हैं इट विल. ओके, अब इसके सिनोनिम को और अच्छे से करते हैं. लेट्स सी. स्ट्रोलिंग, वेव फॉर पैथेटिक, रोम wander, nomad, forth, onward, forward, farther, for, in front of, pepper, condiment, relish, jest, sauce, spice, peppered, spread, splash, disperse, dissipate, hide, integumentary, stosh, skulk, wrap, put away, left, bounce, ascent, search, jump, hope. यहाँ पर पॉइंट कहती हैं, क्या कहती हैं? इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ ईस्ट यू व्यू, अगर आप आगे जाएंगे, आगे को घूमते रहेंगे, तो फिर आपको एक एनिमल दिखेगा, व्यू नजारा दिखेगा, नजर आएगा. कौन? एनिमल. कौन सा एनिमल? whose hide was with spots is peppered. whose hide with spots is peppered means hide mean खाल. एनिमल की जो चमड़ी या स्किन होती है या खाल होती है उनकी, उसे हाइड कहते हैं. तो यहाँ पर कहती हैं पॉइंट कि अगर आप आगे जाएंगी वहां पर आपको एक कौन सा दिखेगा? एनिमल जिसकी चमड़ी पर स्पॉट्स होंगे, डॉट्स होंगे, धब्बे होंगे. और कैसे होंगे? पूरी स्किन पर, पूरी बॉडी में स्कैटर्ड होंगे या डिस्पर्स्ड होंगे, बिखरे हुए धब्बे धब्बे बिंदियां होंगी. as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. और जैसे जैसे ही कौन वो एनिमल आप पर लीप करेगा, जंप मारेगा, आपको अपने होल्ड में, गिरफ्त में ले लेगा, तब आप जान पाओगे, आप एक्वेंटेड हो पाओगे कि वो क्या है? तेंदुआ है. तो बहुत ही मजाकिया किस्म से
एक खतरनाक तरीके को यहाँ बताया है पोइट ने कि देखो, आप जाओ, देखो आपके सामने एक धब्बे वाला एनिमल दिखाई देगा और वो आप पर जंप करेगा, तब आपको पता लग जाएगा कि वो कौन है, तेंदुआ है। और क्या कहा पोइट ने, इट विल डू नो गो टू रोअर विद पेन। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात तेंदुए के साथ क्या है कि वो शेर की तरह, लॉयन की तरह दहाड़ेगा नहीं, क्योंकि लॉयन की दहाड़ सुनकर हम मर जाते हैं उसी समय। लेकिन यहाँ पर पॉइंट कहती हैं कि ये अच्छा है, क्या है कि वो दहाड़ता नहीं है, हमें उसकी दहाड़ नहीं सुननी पड़ेगी। लेकिन क्या करेगा वो, लीफ एंड लीफ अगेन, ऊपर उछलता रहेगा, उछल उछल के हमारे सामने आएगा और हमें अपना शिकार बना के ले जाएगा। इस तरह से पोइट ने यहाँ पर बहुत ही ह्यूमरस वे में कहा है कि अगर हमें तेंदुए के बारे में जानना है तो हमें उसको, उसके सामने जाकर उसे देखना होगा कि वो स्पॉटेड पेपर्ड होगा, उसकी चमड़ी धब्बे वाली होगी और वो उछलेगा, और जब हमें वो पकड़ेगा तब हम जान पाएंगे कि वो क्या है, लेपर्ड है, तेंदुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं। If when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। यार्ड, बैकयार्ड, गार्डन, क्रिएचर, लिविंग बीइंग, एनिमल्स, हार्ड वेरी बोल्ड, हग एम्ब्रेस, गले लगाना, बेर भालू, श्योर सर्टेन, गेस अनुमान लगाना, डाउट सस्पिशन संदेह, क्रैश क्रैश दुलार करना, प्यार करना। अब इन वर्ड्स को हम और सिनोनिम्स करते हैं, देखते हैं। यार्ड courtyard, backyard, foundry, garden, creature, animal, soul, hireling, living, entity, existence, being, hug, embrace, clinch, clasp, cuddle, squeeze, cares, caution, heat, weariness, look after, crash, adoration, amour, accost, greeting, endearment, reverence, doubts, apprehensive, suspicion, mistrust, dilemma, throng. If you are walking round your yard, you meet a creature there. पोइट कहती हैं कि जब आप चल रहे होंगे, वॉकिंग कर रहे होंगे, कहाँ पर, अपने यार्ड में, अपने गार्डन में, अपने आंगन में वॉकिंग कर रहे होंगे, अगर आपको वहाँ एक क्रिएचर, एक प्राणी, एक लिविंग बीइंग मिलता है तो वो क्या करेगा, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और वो आपको हग करेगा, एम्ब्रेस करेगा, गले लगाएगा। और कैसे लगाएगा, बहुत हार्ड से, टाइटली आपको हग करेगा। वी श्योर इट इज अ बेयर, यू मीट अ क्रिएचर देयर, वी श्योर इट इज अ बेयर। तब आप जान जाना कि वो क्या है, भालू है। मतलब भालू क्या करता है, अपने शिकार को बहुत टाइटली हग करता है। इफ यू हैव एनी डॉट्स, आई गेस he'll give you just one more caress. पोइट कहती हैं कि मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि शायद फिर भी आपको थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा संदेह रहेगा। अगर संदेह रहता है तो पोइट कहती हैं कि मैं श्योर हूँ कि भालू क्या करेगा, बार बार आपको हग करेगा, दुलार करेगा। क्रेस मीन प्यार करना, टू शो लव, बहुत प्यार शो करेगा और आपको बार बार हग करेगा। यहाँ पर पोइट सरकाज़म शो कर रहे, व्यंग्य बता रहे हैं, व्यंग्य से
कह रहे हैं कि देखो कितना प्यार करेगा, वो आपको हग करेगा। मतलब यह व्यंग्य कस रही हैं हमारे लिए कि जब हम उसका सामना करेंगे तो हम देख लेंगे वो कितना प्यार शो करेगा। मतलब वो इतना जोर से हग करेगा कि हम सफोकेटेड हो जाएंगे और घुटन से हम मर जाएंगे। इट मीन अगर भालू को जानना है तो अगर वो कभी मिलता है ऐसा क्रिएचर, ऐसा प्राणी जो हमें टाइटली हग करे और बार बार हग करे, तो हम समझ सकते हैं कि वो क्या होगा, भालू होगा। यहाँ पर भी पोइट ने एक तरीका बताया है, एक एनिमल जो कि बेयर है, भालू है, उसको आइडेंटिफाई करने का कि though to distinguish beast of prey, a novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smile. What if they weep? They are crocodile. इस स्टैंजा के मीनिंग करते हैं दो, हालांकि, यद्यपि, however, distinguish, differ, difference. Beast of prey. Beast of prey means carnivore, meat eater. मांसाहारी, जो एनिमल दूसरे एनिमल को खाकर ही जीते हैं, दे आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ प्रे, जो सिर्फ शिकार के बेस पर ही जीते हैं। नॉइस, नौसिखिया, न्यू लर्नर, बिगिनर, नॉन प्लस, पजलमेंट, कंफ्यूज्ड, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, हाइना, लकड़बग्घा, मैरी, हैप्पीली, स्माइल, मुस्कुराना, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। इसके सिनोनिम करते हैं प्रे, विलेज, विक्टिम, क्वेरी, ओवलेशन, रेज, फ्ले, distinguish, mark of, differ, recognize, diagnose, marry, glad, delighted, festal, immersed, smile, pleased, rejoice, relish, laugh, beam, tilt, grin. Though to distinguish beast of prey, unwise might nonplus. यहाँ पर पॉइंट कहती हैं, हालांकि अगर किसी व्यक्ति को ये मालूम नहीं है कि कौन सा एनिमल कार्निवोरस है या बीस्ट ऑफ प्रे है। बीस्ट ऑफ प्रे मीन्स जो एनिमल फ्लैश ईटर है या कार्निवोरस है। कार्निवोरस मीन्स जो मांस खाता है, जैसे लॉयन, टाइगर, ऐसे एनिमल जो सिर्फ मांस खाकर ही जिंदा रहते हैं, दे आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ प्रे। यहाँ पर पॉइंट कहती हैं कि जो नोवाइस है, नौसिखियां हैं, बिगनर्स हैं, वो कंफ्यूज हो सकते हैं। नॉन प्लस मीन्स कंफ्यूज, तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं। किस चीज में कंफ्यूज हो सकते हैं? पजल हो सकते हैं, जिन्हें ज़्यादा पता नहीं है या ज़्यादा जो एक्वेंटेड नहीं है, नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? कि दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, हालांकि वो पहचानते नहीं है। डिस्टिंग्विश मीन्स टू आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज। इस चीज को रिकॉग्नाइज करने में, ये पहचान करने में कि बीस्ट ऑफ प्रे कौन है। पॉइंट कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति नौवॉइस है, नौसिखिया है, नवाइस है, वो पजल हो सकता है। नौसिखिया है, उसे ये मालूम नहीं है कि कौन सा एनिमल कभी भी हमारे सामने आकर खा सकता है, या कौन सा एनिमल हमें खा सकता है, या कौन सा एनिमल कार्निवोरस है। अगर किसी को ये मालूम नहीं है तो पोएट यहाँ हिंट देती हैं, इस स्टैंजा में हिंट देती हैं, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। अब ये हाइना और क्रोकोडाइल की बात करती हैं, हिंट देके कहती हैं। पोएट क्या कहती हैं? Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodile.
पोइट कहती हैं कि बड़ी सिंपल सी पहचान है, अगर कोई एनिमल कोई हंसता हुआ एनिमल आपको दिखाई दे तो ये समझ लेना क्योंकि वो लकड़बग्गा है, हाइनाज है। क्योंकि हाइनाज हमेशा जब भी साउंड निकालते हैं तो लाउडली मैरिली स्माइल निकालते हैं, हैप्पी स्माइल निकालते हैं, हंसते हुए नजर आते हैं। तो पोइट कहती हैं कि अगर कोई ऐसा एनिमल दिखे तो ये समझ लेना वो हाइना होगा, लकड़बग्गा होगा। और लकड़बग्गा भी बीस्ट ऑफ प्रे है, मतलब कार्निवोरस है, वो हमें खा सकता है। नेक्स्ट कहती हैं पोइट्स कि अगर कोई एनिमल रोता हुआ दिखाई पड़े तो वो समझ लेना वो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है। तो मगरमच्छ के आंसू, एक कहावत भी है मगरमच्छ के आंसू, कि आप दिखावे के लिए रो रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं ताकि जो शिकार है उसके जाल में फंस जाए। तो इसीलिए पोइट यहाँ कहती हैं कि कोई नजर आए रोता हुआ एनिमल तो ये समझ लेना वो क्या है, क्रोकोडाइल है, और वो क्रोकोडाइल भी हमें खा सकता है। क्रोकोडाइल और हाइनाज भी बीस्ट ऑफ प्रे हैं। द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't an ear at all, and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. अब इसके वर्ड्स करते हैं। chameleon गिरगिट, chameleon गिरगिट जो रंग बदलता है, जहां पर वो बैठा होता है उस जगह की जो कलर है उस कलर के हिसाब से वो अपना बॉडी का, अपने शरीर का रंग एकदम से चेंज करता है। दैट इज कॉल्ड कमेलियन गिरगिट। लिजर्ड छिपकली, सॉर्ट टाइप, सॉर्ट ऑफ थिंग, इट इज TIS, इसको इट कर रीड करते हैं। अब इसके सिनोनिम करते हैं। कमीलियन, अपॉर्चुनिस्ट, ट्रिमर, स्विंडलर, प्रिटेंडर। लिजर्ड, एगमिट, टीड, गेको, स्किंक, मॉनिटर, सॉर्ट, काइंड, वेरिएंट, मोड, डिस्टिंक्शन, प्रिविटी, modus, wing, feather, plume, pinna, fin। इस स्टैंजा में पोइट क्या कहती हैं कि कमीलियन गिरगिट जो अपना रंग बदलता है, एक छिपकली के, छोटी सी छिपकली की टाइप की एक छोटा सा एनिमल है। He hasn't any ear at all and not a single wings। और उसकी क्या विशेषता है, उसके ना कान होंगे और ना ही उसके विंग्स होंगे, ना ही पंख है और ना ही उसके ईयर्स हैं। और लेकिन कैसे दिखेगी, छिपकली की तरह ही दिखेगी, लिजर्ड की तरह दिखेगी, लेकिन उसके ईयर्स और विंग्स नहीं होंगे। तो जब कोई ऐसा एनिमल आपको दिखेगा कहीं तो ये सोच लेना वो क्या होगा, कमीलियन होगा, मतलब वो गिरगिट होगा। नेक्स्ट कहती हैं, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज कमीलियन यू सी। पोइट ये भी कहती हैं कि अगर आपको पेड़ पर कुछ भी दिखाई ना पड़े, ऐसा लगता होगा कि पेड़ पर कुछ भी नहीं है, तो ये सोच लेना वहां पर जरूर कमीलियन होगा। क्यों कमीलियन होगा, ऐसा क्यों कहा है पोइट ने? क्योंकि वो कहती हैं क्योंकि पेड़ पर जिस कलर का पेड़ होगा उस कलर का ही वो रूप ले लेगा और हमें ऐसा लगेगा जैसे पेड़ पर कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि गिरगिट अपना कलर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द प्लेस। तो जब पेड़ पर कमीलियन होगी और हमें नहीं दिखाई देगी, मतलब पेड़ पर होते हुए भी हमें दूर से वो नहीं नजर आएगी। क्यों? क्योंकि वो पेड़ के कलर के जैसे ही उसने शरीर का कलर ढाल रखा होगा। तब यहाँ पर पॉइंट कहती है तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर पेड़ पर आपको कुछ भी दिखाई ना दे तो वहां जरूर कमेलियन होगी, क्योंकि कमेलियन ने अपने आप को पेड़ के कलर के हिसाब से ढाला होगा। पोएटिक डिवाइस मीन्स एक पोएट जब अपने पोएम के अंदर जो डिवाइस यूज करता है, कैसे डिवाइस, उसके औजार। औजार मीन्स
उसके द्वारा, किसके द्वारा, पोइट के द्वारा यूज किए जाने वाले डिवाइसेस, ताकि एक पोइट की पोइम बहुत इफेक्टिव बने, उसकी राइमिंग स्कीम अच्छी बने, या फिर उस पोइम के अंदर म्यूजिकल मेलोडी क्रिएट हो पाए, या इस तरह से उसके द्वारा जितने भी डिवाइस यूज किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पोएटिक डिवाइसेस। ओके, अब हम बात करते हैं इस पोइम की पोएटिक डिवाइसेस की। सबसे पहले राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम मीन्स पोइट ने किस तरह से लाइनों को लयबद्ध किया है, रिदम में रखा है, जो लाइनें कपलेट में होती है उनको कैसे रिदम में रखा है, लयबद्ध रखा है, दैट इज कॉल्ड राइमिंग। तो राइमिंग स्कीम कैसी है इस पोइम में, स्टैंजा में, देखते हैं। बाय चांस ए, बाय चांस ए, एडवांस, ये फर्स्ट हमारा कपलेट बन रहा है यहाँ पर राइम में, बाय चांस एडवांस, इसको हमने ए लिखा। द ईस्ट 20 बीस्ट, द ईस्ट बीस्ट, इसको हमने बी लिखा। जाइंग लाइन, इसको हमने सी लिखा। तो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन में कौन, ए, सेकंड लाइन में बी, थर्ड लाइन में ए, फोर्थ लाइन में बी, फिफ्थ लाइन में सी, सिक्स्थ लाइन में सी। तो हमारे पास इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम बनती है ए बी सी सी। राइमिंग स्कीम है ए बी सी सी। इस स्टैंजा का नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स जब पोइट अपनी पोइम को राइम देने के लिए या म्यूजिकल मेलोडी क्रिएट करने के लिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर में फेरबदल करता है, उसके ऑर्डर को डिसऑर्डर कर देता है। क्यों करता है डिसऑर्डर? ताकि जो सेंटेंस, जो पोइम है, उसका स्टैंजा है, उसमें म्यूजिकल रिदम बन पाए या राइम बन पाए। जैसे यहाँ पर देयर शुड टू यू एडवांस, वैसे तो स्ट्रक्चर क्या होता है नॉर्मल सेंटेंस का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। एफर्मेटिव का से ये स्ट्रक्चर है और ऑर्डर में है, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। ऑर्डर में जब सेंटेंस होता है, लेकिन पोइम के अंदर कवि या पोइट क्या करता है, उसके ऑर्डर को डिसऑर्डर कर देता है। जैसे यहाँ पर शुड टू यू, शुड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद टू यू क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर और वर्ब, एडवांस वर्ब है, तो फिर यहाँ पर क्या ले गया है, ऑब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के यहाँ ले गया है और वर्ब को पीछे रख दिया है। इसमें डिसऑर्डर कर दिया पोएट ने, मतलब सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है। दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इस स्टैंजा में यूज हुआ है, दैट इज एल्यूजन। एल्यूजन मीन्स जब पोएट स्टैंजा के अंदर, पोएम के अंदर किसी फेमस पर्सनैलिटी, फेमस थिंग, फेमस एनिमल स्पीशीज या फेमस कोई क्वालिटी के बारे में डिस्क्राइब करे, या अपनी पोएम में उन फेमस ऑब्जेक्ट, थिंग, प्लेस, पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करे क्विकली, दैट इज कॉल्ड एल्यूजन। तो यहाँ पर इस स्टैंजा में एल्यूजन का यूज हुआ है। देखिए एजियन लॉइन, अब जो इस लॉइन की बात की है, ये कौन सी स्पीशीज है, एजियन लॉइन। एशिया में ये जाति रहती है और बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो इसीलिए पोइट ने यहाँ डिवाइस किया है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज की बात की है, एल्यूजन डिवाइस यूज किया है। ओके, तो एजियन एक कंटिनेंट और साथ में एजियन लॉइन, और जो एशिया एरिया में रहती है प्रजाति शेर की, उस प्रजाति की बात यहाँ पर इस स्टैंजा में की गई है, दैट इज कॉल्ड एल्यूजन। इस स्टैंजा में एसोनेंस का यूज किया गया है। एसोनेंस मीन्स जब एक वोबल साउंड प्रोमिनेंट हो, रे साउंड दे रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर इस स्टैंजा में बहुत जो ओ साउंड काफी प्रोमिनेंट है, यू, शुड, गो, टू, शुड, टू यू, roar, you, your, loin, no,
इस स्टैंजा के अंदर ओ साउंड काफी प्रोमिनेंट है, काफी ज्यादा यूज की गई है, दैट इज कॉल्ड एसोनेंस। सेकेंड स्टैंजा में हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करते हैं, देखते हैं सबसे पहले राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम में पोइट ने कैसे यूज किया है, देखें। राउंड, ग्राउंड, ए यू बी, लर्न, डिसर्न, सी, ए बी सी। तो इस तरह से ए बी सी इसका राइमिंग स्कीम है। अब नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन जब स्टैंजा के अंदर पोइट अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, मतलब वो स्ट्रक्चर को डिसऑर्डर कर देता है। देखें यहाँ पर मे हेल्प यू लर्न, मे हेल्प यू लर्न, मे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प यहाँ पर वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट, और या लर्न फिर से वर्ब आ गई, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया वर्ब। इस तरह से यहाँ पर डिसऑर्डर किया गया है किसको, सेंटेंस को, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। और ऐसा क्यों करते हैं पोइट, ताकि पोइम के अंदर मेलोडी क्रिएट हो पाए या फिर राइम बना पाए। डिसर्न लर्न को राइम करने के लिए, डिसर्न और लर्न को राइम करने के लिए पोइट ने यहाँ ऐसा किया है। नेक्स्ट इसका डिवाइस है किसका, हमारी पोइम का, इस स्टैंजा का, वो है एल्यूजन। एल्यूजन मैंने प्रीवियस स्टैंजा में कहा था, एल्यूजन मींस जब पोइट अपनी पोइम के अंदर किसी फेमस पर्सनैलिटी, फेमस प्लेस या फेमस स्पीशीज, फेमस एनीथिंग जो फेमस है उसको डिस्क्राइब करे क्विकली, दैट इज कॉल्ड एल्यूजन। यहाँ पर बंगाल टाइगर को यहाँ डिस्क्राइब किया है। बंगाल टाइगर की एक स्पीशीज है जो हम कहाँ रहती है, बंगाल में पाई जाती है। तो यहाँ पर्टिकुलर एक ही स्पीशीज की बात की है इस पोइम के अंदर, उसको पहचानने के लिए, दैट इज कॉल्ड एल्यूजन, दैट इज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, वो है एसोनेंस। एसोनेंस मीन जब किसी पोएम के अंदर बॉबल साउंड प्रोमिनेंट हो, काफी रेज कर रहा हो। यहाँ पर ओ बॉबल साउंड काफी रेजिंग में है, काफी प्रोमिनेंट साउंड में है ओ साउंड। और रोमिंग, राउंड, नोबल, ऑन, यू, ग्राउंड, नोटिस, इस तरह से ओ साउंड यहाँ पे काफी प्रोमिनेंट है। इसके अलावा एक दूसरे साउंड, बॉबल साउंड यहाँ पर प्रोमिनेंट है, दैट इज ई साउंड। कौन से साउंड, ई बॉबल है, और कौन सा, बीस्ट, ग्रीट, ईट्स, बंगाल। इस तरह से ये ई साउंड भी काफी प्रोमिनेंट है इस स्टैंजा के अंदर। टू साउंड्स है, ओ साउंड एंड ई साउंड। ओके, नेक्स्ट जो इसका पोएटिक डिवाइस है दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, जब एक कॉन्सोनेंट साउंड काफी प्रोमिनेंट होता है, काफी एक साथ में होते हैं। यहाँ पर एलिट्रेशन आर साउंड। कौन सी साउंड है, कौन सा कॉन्सोनेंट है, जब एक कॉन्सोनेंट साउंड काफी प्रोमिनेंट होता है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मींस जब एक साथ एक आवाज प्रोमिनेंट हो और उसकी स्टार्टिंग, वर्ड के स्टार्टिंग में सेम वर्ड से शुरू होते हैं। वर्ड जो होते हैं उनकी जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है उसकी साउंड सेम होती है, साउंड होनी चाहिए। बेशक अगर कई बार ये होता है कि वहां पर साउंड सेम होती है, स्पेलिंग अलग अलग होती है, पर हमने ध्यान देना है जब एक कॉन्सोनेंट साउंड आए एक वर्ड का, और वो स्टार्टिंग में आना चाहिए, वर्ड की शुरू में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर रोम और राउंड, रॉ साउंड यहाँ पर आ रही है, रॉ कॉन्सोनेंट यहाँ पर, र साउंड यहाँ पर आ रही है, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। थर्ड स्टैंजा की बात करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले करते हैं पोएटिक लाइसेंस की। पोएटिक लाइसेंस मींस जब पोएट
अपनी पोइम के अंदर राइम क्रिएट करने के लिए, म्यूजिकल मेलोडी क्रिएट करने के लिए स्पेलिंग में फेरबदल करता है, इसको कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। मीन्स पोइट को आज़ादी होती है, पोइट इज फ्री टू चेंज द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। ओके, तो इस तरह से देखते हैं, जैसे यहाँ पर लैप्ट बोला है, यहाँ पर लीप बोला है, लीप LEAP, लीप LEAPT, लैप्ट, फर्स्ट फॉर्म लीप और सेकेंड फॉर्म लैप्ट। तो यहाँ पर पोइट ने क्या किया है, इस ए को यहाँ पर कट कर दिया है, ए को यहाँ से रिमूव कर दिया है और इसको क्या बना दिया, लेफ्ट, इसको लेफ्ट और ए को लैप बना दिया है, ए को लैप और ए को लेफ्ट बना दिया है एक। तो इस तरह से यहाँ पर पोइट ने क्या यूज किया है, पोएटिक लाइसेंस यूज किया है कि स्पेलिंग में क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, उसको रिमूव कर दिया है एक अल्फाबेट को। दैट इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड रेपिटेशन। लैप को यहाँ 2 टाइम यूज किया गया है, तो दैट इज रेपिटेशन डिवाइस विच इज यूज्ड बाय पोएट। इसका जो नेक्स्ट डिवाइस है दैट इज कॉल्ड एसोनेंस। एसोनेंस जब किसी वोबल साउंड की प्रोमिनेंस हो या फिर काफ़ी रेजिंग साउंड उसकी आए पोइम के अंदर, और यहाँ पर ओ साउंड काफ़ी प्रोमिनेंट है इस स्टैंजा में, तो ओ फॉर स्ट्रॉलिंग फोर्थ, यू, स्पॉट, सून, गुड, नो, डू, रोर, टू। तो इस तरह से यू, ये सारे ओ साउंड को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं या ज़्यादा रेजिंग साउंड इसकी ओ वॉवल की आ रही है। तो जहाँ वॉवल की साउंड आती है दैट इज कॉल्ड एसोनेंस। तो नेक्स्ट जो डिवाइस यूज किया गया है दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जब फर्स्ट कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट होता है वर्ड्स के अंदर, ही हैज, यहाँ पर हॉ साउंड काफी रेजिंग में है, हॉ यहाँ पर फर्स्ट ही और हैज 2 वर्ड्स है और कंटिन्यूस है, कंसेक्यूटिवली है, तो यहाँ पर हॉ साउंड काफी प्रोमिनेंट है, काफी डोमिनेट में है। तो इस तरह से ये जो डिवाइस यूज किया गया है दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। अब नेक्स्ट जो डिवाइस यहाँ पर नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स जब लाइन में या स्टैंजा में किसी एक कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोवोक किया गया हो या उसकी साउंड आती है, जैसे या ही हैज, यहाँ पर ही हैज में ही और हैज दोनों कौन से साउंड दे रहा है, स्टार्टिंग में ह, ही में भी हैज में भी दोनों सबसे पहले ह साउंड काफी आ रही है और ये जो साउंड होती है वर्ड के स्टार्टिंग में होती है, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन यहाँ पर यूज किया गया ही एंड हैज के अंदर। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस कॉन्सोनेंस की। अब यहाँ पर कॉन्सोनेंस साउंड क्या होती है, कॉन्सोनेंस साउंड जब एक लाइन के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर या स्टैंजा के अंदर एक कॉन्सोनेंट साउंड काफी रेज कर रही हो, काफी आगे आ रही हो, जैसे ज्यादा यहाँ पर हील, ओनली, लैप, यहाँ पर लॉ साउंड काफी आ रही है, इट मीन यहाँ पर ये कॉन्सोनेंस डिवाइस यूज किया गया है, एक कॉन्सोनेंट साउंड आती है। ले अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एलिट्रेशन में भी कॉन्सोनेंट साउंड आती है, कॉन्सोनेंस में भी कॉन्सोनेंट साउंड आती है। तो क्या डिफरेंस है कि एक में कॉन्सोनेंट साउंड आती है, दूसरे में भी कॉन्सोनेंट साउंड आती है। तो यहाँ पर डिफरेंस ये है, क्या डिफरेंस है कि एलिट्रेशन में वर्ड के स्टार्टिंग में साउंड होती है, कौन सी साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग में, शुरू में, और कॉन्सोनेंस होता है, होती ये भी कॉन्सोनेंट साउंड होती है, लेकिन ये साउंड
बीच में भी हो सकती है, देखें, ये लास्ट में भी हो सकती है, या मिडल में भी हो सकती है, या स्टार्टिंग में हो सकती है। जैसे हील यहाँ पे लास्ट में है, ओनली ओनली में ल बीच में है, और लैप लैप में लो स्टार्ट में है। तो यहाँ पर ये मायने नहीं रखता है कि लो कहाँ, मतलब कॉन्सोनेंट कहाँ है, स्टार्टिंग में है या बीच में है या लास्ट में है। यहाँ पर साउंड देखी जाती है कि कौन सी साउंड है। यहाँ पर लॉ साउंड कॉन्सोनेंट साउंड आती है, इट मीन ये कॉन्सोनेंस है। और ऊपर वाला एलिट्रेशन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ह साउंड वर्ड के स्टार्टिंग में यूज किया जाता है। ओके, अब कॉन्सोनेंस डिवाइस के अंदर, इस स्टैंजा के अंदर दो साउंड काफी प्रोमिनेंट है, दैट इज ल साउंड, हील, लैप, ओनली। ये यहाँ पर लास्ट लाइन में लॉ साउंड है। और अगर हम थर्ड लाइन की बात करें, थर्ड लाइन में सॉ साउंड आ रही है, जैसे एज, सून एज, हैज। यहाँ पर सॉ जो कॉन्सोनेंट है काफी रेजिंग में है, प्रोमिनेंट है। इस तरह से हम देखते हैं इसमें कॉन्सोनेंस है लॉ साउंड और सॉ साउंड काफी रेज्ड है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, दैट इज राइमिंग स्कीम ऑफ द पोइम। राइमिंग स्कीम ऑफ द पोइम क्या है यहाँ पर? फर्स्ट व्यू, यू, पेपर, व्यू, यू, ए, पेपर्ड, लेपर्ड, बी, पेन, गेन, सी। अब यहाँ पे देखें ए बी सी, यहाँ पर भी यही इस स्टैंजा में ए बी सी राइमिंग स्कीम है। ये हमारी थर्ड स्टैंजा का पोएटिक डिवाइसेस थे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। नेक्स्ट स्टैंजा में इसमें राइमिंग स्कीम देखते हैं। सबसे पहले राइमिंग स्कीम यार्ड, हार्ड, ए, देयर, वेयर, बी, गैस, क्रैश, सी। तो ये आपका ए बी सी ये राइमिंग स्कीम है इस स्टैंजा की। नेक्स्ट डिवाइस करते हैं, दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जहां पर वर्ड के स्टार्ट में एक जैसी साउंड आती है और उसे एलिट्रेशन कहते हैं। तो इस फर्स्ट लाइन में देखते हैं व्हेन वॉक। यहाँ पर व्हेन वॉक में वो साउंड नोटेबल है, व्हेन वॉक। यहाँ पर स्टार्टिंग के जो अल्फाबेट है दैट इज डब्ल्यू को हम वो साउंड देते हैं। व्हेन वॉक यहाँ पर वो साउंड है। इसके अलावा सेकंड साउंड है यहाँ पर हु हग, ह साउंड आ रही है, हु हग। यहाँ पर बेसिक स्पेलिंग अलग अलग है, देखिए यहाँ पर हु हग स्पेलिंग यहाँ डिफरेंट है। हु की W से शुरू है, H की, और हग की H से शुरू है, लेकिन इसकी साउंड क्या आती है? ह आ रही है। हु की भी ह आती है, हग की भी ह आती है। तो यहाँ पर साउंड देखनी है हमें एलिट्रेशन में कि साउंड कौन सी आ रही है, बेशक स्पेलिंग इसकी डिफरेंट क्यों ना हो। जैसे यहाँ पर हु और हग दोनों डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं, स्टार्टिंग की जो अल्फाबेट है डिफरेंट है, लेकिन साउंड सेम आती है, ह साउंड देती है, इट मीन यहाँ एलिट्रेशन यूज हुआ है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है इस स्टैंजा के अंदर एलिट्रेशन के, वो कौन से साउंड्स है? बॉ साउंड है, बी बैड। यहाँ पर बॉ साउंड काफी प्रोमिनेंट है, काफी मेन साउंड है। यहाँ पर इन वर्ड्स के अंदर बॉ एलिट्रेशन, जो जब वर्ड की स्टार्टिंग में कोई एक साउंड देता है एलिट्रेशन, यहाँ पर बॉ साउंड है। इसके अलावा और भी एक साउंड है दैट इज योर, यार्ड। ये सारे क्या है? एलिट्रेशन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट डिवाइस है एसोनेंस। एसोनेंस में कौन सी वॉवल साउंड काफी लीडिंग में है? यहाँ पे देखते हैं 2 वॉवल साउंड लीडिंग में है, एक ओ और दूसरा ई। सबसे पहले करते हैं ओ साउंड के कहाँ कहाँ लीडिंग में है ये देखें। ओ साउंड राउंड, योर, डाउट, यू, मोर। तो ये यहाँ पर ओ साउंड काफी
लीडिंग में है, इन्फ्लुएंस में है। नेक्स्ट जो साउंड है बॉबल की इस स्टैंजा के अंदर वो कौन सी साउंड है? ई। अब ई साउंड कहाँ कहाँ है देखते हैं। लेट्स सी। बी, बेर, क्रिएचर, मीट, ये इसके अंदर कौन सी साउंड थी? ई साउंड, जहां पर काफी एमिनेंट थी, काफी लीडिंग में थी। तो अब नेक्स्ट डिवाइस की तरफ चलते हैं। वो कौन सा है? रेपिटेशन। रेपिटेशन मीन जब कोई एक वर्ड कंसेक्यूटिवली कंटिन्यूस एक स्टैंजा के अंदर, एक लाइन के अंदर बार बार रिपीट होता है, दैट इज कॉल्ड रेपिटेशन। यहाँ पर रेपिटेशन कहाँ हो रहा है? यू वेरी वेरी हार्ड, वेरी वर्ड 2 टाइम यहाँ रिपीट किया गया है। तो यहाँ पर डिवाइस कौन सा यूज किया गया है? रेपिटेशन डिवाइस यूज किया गया है। अब नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस यहाँ यूज किया गया है दैट इज एंजैबमेंट। एंजैबमेंट में जब पोइट कोई पंक्चुएशन यूज नहीं करता है, जब कोई सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। आई गेस he'll गिव यू जस्ट वन मोर क्रैश। यहाँ पर जो आई गेस वो नेक्स्ट लाइन का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर कोई पंक्चुएशन यूज नहीं किया गया है। योर यार्ड इस यू मीट का पार्ट है, यहाँ पर कोई पंक्चुएशन यूज नहीं किया गया है, दैट इज कॉल्ड एंजैबमेंट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं पोएटिक डिवाइस। सबसे पहले राइमिंग स्कीम्स। प्रे, मे, नॉन प्लस, दस, स्माइल्स, crocodiles. It mean A, B, B, C, C. A, B, C, C. वही सेम वाली पैटर्न, सेम वाली राइमिंग स्कीम इस स्टैंजा में भी है। अब नेक्स्ट जो डिवाइस है इस पोएम में यूज किया गया दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स कौन सी कॉन्सोनेंट साउंड प्रोमिनेंट है, मेन लीडिंग साउंड है किसमें? एक वर्ड्स के अंदर, लाइन के अंदर जो वर्ड्स हैं उनकी सेम फर्स्ट स्टार्टिंग वाली साउंड कैसी है? देखें यहाँ पर कौन सी साउंड है? 2 साउंड्स है यहाँ पर, एक नौ साउंड, एक द साउंड, एक नौ साउंड, एक द साउंड। अब पहले नौ साउंड करते हैं। नौ साउंड कहाँ? नवाइस, नॉन प्लस। नवाइस और नॉन प्लस में न साउंड है स्टार्टिंग में, न, नवाइस, न, नॉन प्लस। एक तो नौ साउंड है, दूसरा द साउंड है। द साउंड, द और दस, द और दस। यहाँ पे देखो द हाइनस, द और दस। यहाँ पर कौन सी साउंड है? द साउंड है। ऊपर कौन सी साउंड है? नौ साउंड है। ये इसकी एलिट्रेशन थी, इस स्टैंजा की एलिट्रेशन, पोएटिक डिवाइस, नौ साउंड और द साउंड। अब नेक्स्ट डिवाइस है दैट इज एंजैबमेंट। एंजैबमेंट कौन सा होता है? जब नेक्स्ट लाइन में एक सेंटेंस चला जाता है और उसमें कोई पंक्चुएशन यूज नहीं की जाती है, दैट इज कॉल्ड एंजैबमेंट। अब यहाँ बीस्ट और प्रे, अनवॉइस, माइट, नॉन प्लस। यहाँ पे ये सेंटेंस एक ही है लेकिन नेक्स्ट लाइन में चला गया। अब यहाँ पर कोई पंक्चुएशन यूज नहीं की गई है। अब यहाँ पर नीचे देखिए यू मे टेल फ्रॉम हाइनाज। यहाँ पर ये सेंटेंस एक है लेकिन लाइनें 2 हो गई हैं और यहाँ पर भी कोई मे के बाद कोई पंक्चुएशन यूज नहीं किया गया है, ऊपर प्रे के बाद कोई पंक्चुएशन यूज नहीं किया गया है। तो इट मीन यहाँ पर कौन सा डिवाइस यूज किया गया है? एंजैबमेंट डिवाइस पोएट के द्वारा यूज किया गया है। नेक्स्ट जो डिवाइस है इस स्टैंजा का वो है एसोनेंस। एसोनेंस मीन्स जब एक वॉवल साउंड प्रोमिनेंट हो, एक वॉवल साउंड काफी टॉप मेन साउंड हो उस स्टैंजा का, नोट वर्दी है, नोटेबल हो। देखें कौन सी साउंड है यहाँ पर? ओ साउंड। कौन सी साउंड है? ओ साउंड यहाँ पर काफी प्रोमिनेंट है इस स्टैंजा के अंदर। और वो कौन सी है? देखें, क्रोकोडाइल, नो वॉइस, नॉन प्लस, यू, क्रोकोडाइल, कम। यहाँ पर ओ जो वॉवल है वो काफी यहाँ प्रोमिनेंट है, तो इस स्टैंजा के अंदर एसोनेंस भी
मौजूद है। इसके अलावा जो ई वॉवल है उसकी साउंड भी यहाँ पर आती है, जैसे बीस्ट, बीप, बीप, या फिर ई को ए साउंड देता है कौन सा, मैरी, प्रे। तो यह यहाँ पर टू वॉवल है, एक ओ और दूसरा ई, जिनकी साउंड्स यहाँ पर मेन है। ये वॉवल साउंड यहाँ पर मेन है इस स्टैंजा के अंदर। अब ये था कौन सा, एसोनेंस। अब नेक्स्ट चलते हैं, इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम देखते हैं। सबसे पहले स्मॉल, ऑल, ए, थिंग, विंग, बी, ट्री, सी। अब स्कीम कौन सी है, ए बी सी। इस स्टैंजा में राइमिंग स्कीम ए बी सी। जो डिवाइस यूज किया गया है पोएट के द्वारा, एलिट्रेशन में यहाँ पर वर्ड के स्टार्ट में जो साउंड आती है, कौन सी साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। वर्ड के स्टार्ट में कॉन्सोनेंट साउंड आती है, सेम कॉन्सोनेंट, दैट इज हॉ। यहाँ पर ही, हैजंट, ही वर्ड है, हैजंट एक नेक्स्ट वर्ड है, तो दोनों में स्टार्टिंग में कौन सी साउंड आती है, हॉ साउंड आती है, उसे एलिट्रेशन कहते हैं। लेकिन इसके अलावा पोइट ने यहाँ पर कॉन्सोनेंट डिवाइस को भी यूज किया है। कॉन्सोनेंस मीन्स कॉन्सोनेंस में भी कॉन्सोनेंट साउंड को ही यूज किया जाता है। एक जैसे सिंगल और विंग, यहाँ पर गो साउंड काफी मेन है, काफी लीडिंग में है, प्रोमिनेंट है। इट मीन यहाँ पर कॉन्सोनेंस है, और या ही हैजंट में एलिट्रेशन है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पर एलिट्रेशन में सबसे स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट की आवाज आती है, हॉ की आवाज आती है, लेकिन कॉन्सोनेंट्स में जो डिवाइस है उसमें जो गो साउंड है, मतलब कॉन्सोनेंट है, उसकी साउंड बीच में भी है, लास्ट में भी है, स्टार्टिंग में भी हो सकती है। मतलब जो वर्ड होंगे वो जरूरी नहीं है कि उसकी जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो एक जगह हो, बल्कि उसमें आगे पीछे बीच में कहीं भी हो सकती है, लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की जरूर होगी, वो चाहे आगे हो, चाहे बीच में हो, चाहे शुरू में हो। तो इस तरह से जो नीचे वाला एग्जाम्पल है गो वाला एग्जाम्पल, जहां सिंगल बिंग, सिंगल बिंग ग, यहाँ पर ग साउंड कॉन्सोनेंस की है और ऊपर हॉ साउंड एलिट्रेशन की है, क्योंकि हॉ साउंड स्टार्टिंग में होती है, एलिट्रेशन में साउंड हमेशा स्टार्टिंग में ही होगी। ओके, नेक्स्ट डिवाइस है इस स्टैंजा में, दैट इज एसोनेंस। एसोनेंस में यहाँ पर वॉवल साउंड काफी डोमिनेटिंग है, वॉवल साउंड इन्फ्लुएंस में है, ओ साउंड और ई साउंड और ई की ए साउंड। ये तीन वॉवल साउंड्स यहाँ पर काफी प्रोमिनेंट है। सबसे पहले ओ साउंड करते हैं, ओ साउंड शॉर्ट, ऑफ, नॉट, नथिंग, ऑन, यू, ये यहाँ पर ओ साउंड काफी दे रही हैं। इसके अलावा ई साउंड भी काफी आती हैं, यहाँ पे प्रोमिनेंट है। और ई साउंड कहाँ है, जैसे ईयर, ट्री, सी, डियर, यहाँ पर इसमें ई साउंड भी काफी लीडिंग में है इस स्टैंजा के अंदर। इसके अलावा ई की ए साउंड भी काफी देती है, जैसे एनी, एट। ये यहाँ पर वॉवल साउंड्स इस स्टैंजा के अंदर है, और इन वॉवल साउंड को कौन से डिवाइस के रूप में माना जाता है, एसोनेंस के डिवाइस के अंदर माना जाता है। ओके, तो हमने देखा इस पूरी पोएम में पोएटिक डिवाइस राइमिंग स्कीम सभी स्टैंजाज में कौन सी रही, ए बी सी। ये हमारी इस पोएम की राइमिंग स्कीम रही। तो इस प्रकार हमने देखा कि पोइट इस पोएम के अंदर हमें नॉलेज दे रही हैं, इंफॉर्मेशन दे रही हैं, इंडिकेशन दे रही हैं कि किस तरह से एनिमल्स के फीचर्स होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी हैबिट्स होती हैं। तो हम सीख सकते हैं उनके फीचर्स और कैसे उन एनिमल्स से डील करना है, कभी हमारा सामना हो गया या टाइम से हम उनको रिकॉग्नाइज कर पाए। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, और न्यू वीडियो
इसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले इस चैनल की वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।